तो नीरज, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि मुझे बताया जा रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो बात कि क्या इस चुनाव का असर, जैसा आपने मेघवाल साहब को भी सुना, वो कह रहे हैं कि हम कल भी बैठक करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। तो क्या आपको लगता है बीजेपी में एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है आप देख रहे हैं कि इस परिणाम के ऊपर होने वाली? देखिए, समीक्षा और मंथन का दौर अब निश्चित रूप से बीजेपी में चालू हो गया है, क्योंकि एक भूचाल लाने वाला जो संकेत है वो इन परिणामों से मिल रहा है। अभी हम देख सकते हैं जो अभी तक के रुझान आए हैं, 290 एनडीए को और इंडिया गठबंधन को 235 जो है, यानी इंडिया गठबंधन जो है 106 सीटें यहाँ चढ़ता हुआ अभी नजर आ रहा है, और एनडीए गठबंधन जो है वो 63 सीट यहाँ पर नीचे डाउन होता हुआ नजर आ रहा है पिछली बार से। तो निश्चित रूप से चिंताजनक बात है। एग्जिट पोल के जो परिणाम आए थे उससे भी कहीं उलट ये रिजल्ट आ रहा है। कांग्रेस के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए कहे तो हालांकि ये विन विन पोजीशन कही जा सकती है, क्योंकि उनका जो इजाफा है, खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए सारा जहां था। तो निश्चित रूप से कांग्रेस यहां पर कुछ मजबूत स्थिति में उभरी है। हालांकि ओवरऑल जो रिजल्ट होता है और उसके बाद सरकार जिसकी बनती है, शासन उसी का रहता है। निश्चित रूप से वही चीज जो है वो शाम तक जो है क्लियर हो जाएगी, दोपहर बाद तक क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल एक मंथन का दौर जो है वो दोनों पार्टियों में शुरू होने वाला है, और बीजेपी के लिए ज्यादा चिंता की बात यहां नजर आ रही है। चलिए, मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस के। मनीष जी, चलिए, रिजल्ट तो बहुत इनकरेजिंग है आप लोगों के लिए, उसके लिए तो सही है। लेकिन यदि जालोर की सीट यदि आप लूज कर रहे हैं तो दो बड़े नेता जो राजस्थान कांग्रेस के हैं उनके पॉलिटिकल फ्यूचर पे भी इसका असर पड़ेगा। दौसा यदि आप बहुत ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं तो कहा जा रहा है सचिन पायलट ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन गहलोत साहब यदि वैभव को नहीं जितवा पाते हैं तो ये भी उनके ऊपर एक बड़ी टिप्पणी होगी। अनम्यूट करें, अनम्यूट। ऐसा नहीं है सर, पूरी कांग्रेस यूनाइटेड तरीके से चुनाव लड़ी थी। राजस्थान की 25 से 25 सीटों पर सभी नेताओं ने, हमारे सभी नेताओं ने, जो भी शीर्ष नेताओं ने, जो भी आला कमान में जिम्मेदारी थी, सभी ने उससे अंतर्गत काम किया है, जिम्मेदारी से काम किया है, प्रचार किया है, जनसभाएं की है। तो ये कहना तो अमूमन गलत होगा कि उसकी डिफीट होगी, उसका हार होगी, उसकी जीत होगी। ये पूरी तरीके से कांग्रेस की और जो जनता है, इन्होंने मोदी के चेहरे को नकारा है, ये उसकी जीत है। लेकिन जो आप यदि नहीं, मनीष जी, आपकी बात मानता हूं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि गहलोत साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए, गहलोत साहब ने वैभव के लिए जोधपुर से वो जालोर आते हैं, अब वहां भी यदि नहीं जितवा पाते हैं तो इसका मतलब क्या समझा जाए? हर क्षेत्र की जो स्थानीय मुद्दे होते हैं ना, और लोकल और बाहरी का भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आजकल की जो जनता है ना, वो अभी समझदार है। पिछले 10 साल से जो ठगा हुआ महसूस कर रही थी ना अपन को, 2014 में, 19 में, फिर अभी विधानसभा चुनाव में, हर जगह मोदी के चेहरे पे वोट मांगे इन लोगों ने। स्थानीय मुद्दों पे वोट मांगना तो इन लोगों ने समझा नहीं। हर जगह का एक अलग मुद्दा होता है, कोई मुद्दे को भाप लेता है, कोई मुद्दे को नहीं भाप सकता, उसका फर्क पड़ता है। अदरवाइज तो और कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी शानदार काम कर रही है। 14 और 19 से हमने 10 से 12 सीटें जीत रहे हैं, काफी सीटों पे आगे चल रहे हैं, 2-3 पे तो शायद डिक्लेयर भी हो चुका है। तो ये तो पूरी तरीके से यूनाइटेड कांग्रेस की जीत है सर। चलिए, आप तो प्रवक्ता हैं तो आप दावा करेंगे। मित्तल साहब, मेरा सवाल वही है और ये सवाल बहुत लाजमी भी है। दो नेता हैं, उनके किस्से बहुत मशहूर रहे, उसके चक्कर में विधानसभा में क्या हुआ ये भी हम और आप जानते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अब जब इस बार यदि वैभव गहलोत नहीं जीतते हैं लगातार दूसरी बार, तो हम और आप क्या समझें? अनम्यूट करें। मेरी उस पर टिप्पणी है कि जिसके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। अब वो प्रधानमंत्री जी को राय दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को राय दे रहे हैं कि आप अपना नाम जो है प्रधानमंत्री पद से वापस ले लें, और खुद का बेटा चुनाव हार गया। सारी ताकत लगाने के बाद चुनाव हार गया। आप देखिए, आपने जोधपुर इसलिए छोड़ा कि आपको जोधपुर में डर था, आपका गृह जिले था, लेकिन आप वहां जितवा नहीं सकते थे। पिछली बार भी क्या नाम से 3 लाख वोटों से भी ज्यादा वैभव गहलोत में जोधपुर से आ रहे। आप इसलिए जालोगे कि राजस्थान में यदि सबसे सुरक्षित सीट यदि कांग्रेस के लिए कोई थी तो जालोर सिरोही सीट थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विधानसभा चुनाव में जो 11 संसदीय क्षेत्र थे जहां भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले थे, वहां वो जालोर सिरोही भी उसमें से एक शामिल। ऐसी स्थिति में जब जालोर सिरोही के जो भाजपा के सांसद थे वो विधानसभा चुनाव हार गए,
इसलिए आपने वहां जाके चुना कि सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल है, उसके बावजूद अशोक पुत्र को चुनाव नहीं जितवा सके। आपको ध्यान हो बाबा, आपको तो ये कलकत्ता तक गए, जो राजस्थानी मारवाड़ी वहां रहते हैं, जो जालौर चुनाव के मतदाता हैं, उन तक को वहां से लाया गया, किसी को रेल का टिकट दिया गया, किसी को हवाई जहाज का टिकट दिया गया, सारे प्रयास किए गए। उसके बावजूद भी यदि अपने पुत्र को नहीं जिता पाते हैं तो मुझे लगता है कि ये अशोक गहलोत का भविष्य भी ये तय करेगा। ऐसा नहीं है कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत का भविष्य तय करेगा। एक बात मैं और यहाँ इस मौके पर बताना चाहता हूँ कि जब ये चुनाव प्रचार चल रहा था और अंतिम दौर में था मतदान राजस्थान के अंदर, तब सचिन पायलट ने ये टिप्पणी की थी कि मैं वैभव गहलोत के लिए जालोर चलोई प्रचार करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन मेरे को वहां बुलाया नहीं गया। और उनके जो क्या नाम से चुनाव के प्रभारी हैं, उनको सचिन पायलट ने फोन भी किया कि मैं आना चाहता हूं। आप देखिए, जब सचिन पायलट को आप अपने चुनाव प्रचार में नहीं बुला रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। और जहां तक क्या नाम से सचिन पायलट अशोक गहलोत का सवाल है, आप भी जानते हैं कि इस समय सचिन पायलट जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है, छत्तीसगढ़ के प्रभारी है, लेकिन राजस्थान में उन्होंने जो भूमिका निभाई है वो मुझे लगता है कांग्रेस के पक्ष में सकारात्मक है। चलिए, छत्तीसगढ़ की बात कही, हमें तो याद है, मुझे अभी याद आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 1 सीट कांग्रेस जीत रही है, वो भी सीट बाकी जो है भूपेश बघेल साहब जो है पीछे चल रहे थे। नीरज, यहाँ पे अब ये आपको क्या मानेंगे कि अब जो है पायलट साहब दिल्ली की राजनीति करेंगे, क्योंकि अब जो है सचिन पायलट तो है ही यहाँ पे गहलोत साहब के लिए, अब जो अगला विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि जो बात मित्तल साहब ने कही वो हमारे इंटरव्यू में भी सचिन ने कहा था कि मैं जालोर जाके वैभव के लिए प्रचार करना चाहता हूं, मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन किसी कारणवश वो जा नहीं सके। अब क्या ये लोकसभा का चुनाव, क्या राजस्थान कांग्रेस में लीडरशिप को एक तरह से एस्टेब्लिश कर दिया है कि अगला राजस्थान कांग्रेस का नेता कौन होगा? क्या हम मान सकते हैं सचिन पायलट को आज के दिन एज है? बाबा देखिए, सचिन पायलट को एज बिल्कुल है, इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी में टिके हुए हैं। उन्हें पता है कि उनका भविष्य जो है इस पार्टी के अंदर है। सचिन पायलट जो है यूथ लीडर है, मास को खींचने वाले जो लीडर जो है वो है, एक बड़ा मास उनके साथ में जुड़ा हुआ है, यानी यूथ जो है वो भी साथ में जुड़ा हुआ है। गुजर समाज तो उनका दीवाना है पूरा, इसके अलावा अन्य समाज के, मीणा समाज के लोग भी जो है उसमें भी एक बहुत अच्छी पैठ है। तो ओवरऑल सभी समाजों को साथ में साथ करके, यूथ को साथ करके चलने वाले लीडर के रूप में सचिन पायलट ने अपनी पहचान बनाई है। क्योंकि उनका जम्मू कश्मीर के अब्दुल्ला परिवार से उनकी पहले पत्नी जो थी वो वहां से थी, तो निश्चित रूप से मुस्लिम समाज में भी एक अच्छी पकड़ सचिन पायलट की है। और पायलट ने, अब देख सकते हैं जहां जहां पूर्वी राजस्थान में प्रचार में वो गए, वहां जीत होती हुई कांग्रेस कैंडिडेट की नजर आ रही है या फिर बढ़त बनी हुई है। चाहे हम पूर्वी राजस्थान में दौसा की बात करें, मुरारलाल मीणा की, हरिश्चंद्र मीणा की बात करें, भरतपुर सीट की बात करें जहां संजना जाटव है, तो पूर्वी राजस्थान की जहां जहां सीटें हैं वहां पर एक अच्छी या तो बढ़त मिली है, जीत हुई है, या फिर अच्छी फाइट के अंदर कांटे के मुकाबला रहा है। और अशोक गहलोत जो है, पिछली बार भी उनके बेटे हार गए, वैभव गहलोत गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने, सीट बदल करके जालोर से अब की बार चुनाव लड़ा तो वहां पर भी हार ही होती हुई नजर आ रही है। तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत के लिए अब सोचनीय बात बन गई है कि बेटे को कैसे राजनीति के अंदर एडजस्ट जो है वो किया जाए। चलिए, ये सवाल है सचिन पायलट के लिए आगे, इसलिए अब जो एक बढ़िया रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है कि अब माना यह जा रहा है कि अशोक गहलोत को केंद्र की राजनीति में ज्यादा कांग्रेस में जरूरत है, अनुभव की जरूरत है, तो वहां एडजस्ट किया जा सकता है। और सचिन पायलट को जो है राजस्थान के अंदर अच्छे से कांग्रेस पार्टी यहां पर इंजेस्ट कर सकती है, क्योंकि उन्होंने एक परिणाम दिया, एक रिजल्ट दिया है। इसके अलावा कांग्रेस के लिए जगह जगह अन्य राज्यों के अंदर भी गए थे, राजस्थान ही नहीं, जहां जहां गए वहां पर एक अच्छा बेनिफिट कांग्रेस पार्टी को होता हुआ नजर आया। तो निश्चित रूप से सचिन पायलट के लिए राजनीतिक भविष्य जो है वो उज्जवल है। वीरेंद्र के पास चलते हैं। वीरेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? दो नेताओं की बात करना यहाँ पे जरूरी है। एक तो कि मुख्यमंत्री पर भी एक जो है बातचीत होगी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो कि अभी 4-5 महीने पहले सरकार बनी है, क्या उनके कामकाज का भी मूल्यांकन होगा यदि 11 सीटें बीजेपी हार जाती हैं। और दूसरा, एक कांग्रेस में भी बातचीत होगी अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी 2018 के अंदर, जब सबसे बड़ा अगर नाम आया था तो इसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही नेताओं के नाम पूरे भारत के अंदर चर्चा में रहे। चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि दोनों ही नेताओं के बीच में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 5 साल तक
जो मेहनत है वो सचिन पायलट करते हैं, और फिर केंद्रीय नेतृत्व से आकर अशोक गहलोत हैं वो यहाँ पे मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है वो ग्रहण करते हैं। उस दरमियान आपने देखा होगा सचिन पायलट भी उस चीज का विरोध जताते हैं, लेकिन जहां पे कांग्रेस एकजुट ना होकर दो धड़ों में बंटी हुई दिखाई देती है। एक तरफ सचिन पायलट गुट होता है, दूसरी तरफ अशोक गहलोत गुट, दोनों ही गुट एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। और उसका जो खामियाजा है आपने देखा होगा कि जहां पे सरकार जिस तरीके से जो फ्लेक्सिबल योजनाएं थी पिछली सरकार की, अशोक गहलोत सरकार की, उन योजनाओं के लागू होने के बावजूद भी राजस्थान में फिर से अपनी सरकार है नहीं बना पाई थी कांग्रेस। यही वजह रही थी एकजुटता की कमी। अब आप देख लीजिए अब लोकसभा चुनाव की, तो आप देखेंगे अशोक गहलोत हैं, उनके जो पुत्र हैं वैभव गहलोत, वो जालोर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, और वहां पे आप देखेंगे चाहे अशोक गहलोत की पुत्र वधु हो या फिर उनकी जो पोती है वो हो या फिर तमाम जो उनके परिवार के सदस्य हैं, वो जालोर की जनता के बीच में जाते हैं। और कई हमने भी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के जब प्रचार प्रसार हो रहा था, रैलियां हो रही थी, उस दरमियान कवरेज भी किया था। उस दरमियान आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत की पुत्र वधु भी महिला वोटर्स को साधने के लिए ट्रैक्टर चलाती हुई या फिर अन्य महिलाओं के बीच में जाती हुई वहां पे नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने अपनी पूरी एनर्जी लगाई है अपने बेटे के चुनाव जिताने के लिए। वहीं अगर सचिन पायलट की मैं बात करूं तो आपने देखा होगा सचिन पायलट ने, चाहे वो दौसा हो, चाहे वो धौलपुर सीट हो, या फिर आप देखेंगे कि जो भरतपुर सीट हो, जहां जहां सचिन पायलट ने अपनी जनसभा या रैलियां की हैं, वहां पे जिस तरीके से दौसा सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपने देखा होगा गुर्जर और मीना बहुलक इलाका है। तो सचिन पायलट ने इन दोनों जातियों को साधने के लिए या फिर इन दोनों समाजों को साधने के लिए पुरजोर कोशिश की, और एकजुट करके जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो रुझान आए हैं वो आपके सामने हैं। और अब जो फाइनल जो तस्वीर है, जो कह सकते हैं कि जो अभी धुंधली जो तस्वीर थी वो दोपहर बाद में क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएगी। जी विकास जी, आपको यहाँ पे अब यहाँ पे लाना चाहूँगा कि यदि हम कांग्रेस की तो बात कर ली है कि दो फैक्टर थे और उनके वजह से कभी नुकसान होता है, और अब गहलोत और पायलट की चर्चा कर ली, लेकिन बीजेपी में भी एक बड़ा फैक्टर है और वो है वसुंधरा बनाम रेस्ट ऑफ द बीजेपी इन राजस्थान। ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो जिसके परिणाम की वजह से आपको 10 सीटों का नुकसान हो रहा है, 11 सीटों का। न कि लीडर बेस्ड पार्टी, ये कोई परिवार के द्वारा चलाई जाने वाली पार्टी नहीं है। यहाँ पर संगठन तय करता है कि कौन किस भूमिका में रहेगा, और संगठन से ऊपर कोई भी नेता ना हुआ है न कभी हो पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की संरचना इस प्रकार की है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, वसुंधरा राजे जी हमारी पार्टी की सम्माननीय सदस्य हैं, सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय है। तो इस प्रकार की किसी भी प्रकार की ये एक मैं मानता हूँ कि ये सिर्फ एक कयास है जो कि आप लोग लगाते रहे हैं। बाकी ऐसा यथार्थ में इसका कोई सरोकार मैं नहीं मानता। उनका पार्टी के प्रति पूरा उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार किया है, पार्टी के लिए पूरी जवाबदेही से लगी हुई है। जहां जहां पार्टी को उचित लगा उनको वहां भेजा गया। दूसरा, मैं अशोक गहलोत जी के ट्वीट किया। अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं। विकास जी एक मिनट रुकिए, अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं। मैं आभारी हूँ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने 5वीं बार रिकॉर्ड मतों से फिर विजयी कराया है। मेरे अगले 5 वर्ष भी समर्पित होंगे हिमाचल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए, गरीब कल्याण के लिए, यहाँ के विकास के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का, माननीय नितिन जी का, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपना आशीर्वाद मुझ पर दिया है और आगे भी देंगे, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मुझे लगता है बीजेपी फिर एक बार 300 पार करके अपनी सरकार बनाएगी, एनडीए 300 पार करेगा और फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। ठाकुर को सुन रहे थे। अनुराग ठाकुर जो है हमीरपुर से चुनाव जीत गए हैं। विकास जी, आपने कहा कि कोई असर नहीं हुआ, लेकिन हम सब ने देखा मुख्यमंत्री के चयन के दिन क्या हुआ, वो सब कुछ कैमरे के ऊपर है। क्या ये बात सच नहीं है कि वसुंधरा राजे जो हैं वो अपने बेटे के सीट में ही उलझ के रह गई और बाहर निकल नहीं पाई, या फिर वो गई नहीं अन्य सीटों पर जिसका खामियाजा बीजेपी भुगत रही है? क्यों नहीं मान रहे इस बात को कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही तो सांसद लड़ रहे थे, किसी और पार्टी के लिए तो नहीं लड़ रहे थे।
दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये पार्टी तय करती है कि किस नेता का किस स्थिति में कहां पर प्रयोग किया जाएगा, ये संगठन तय करता है। और वसुंधरा राजे सिंधिया जी, आज सरकार के गठन को इतने दिन हो गए, आप मुझे एक भी बयान बता दीजिए जिससे आप इस चीज की पुष्टि कर सकते हैं। वरना विगत सरकार में तो आपने देखा ही था ना, नाकारा, निकम्मा, गद्दार विधायक लेके इधर चले गए, फिर गहलोत साहब विधायक लेके चले गए। हमारे यहाँ ये परिपाटी नहीं है, नहीं ये पार्टी के संस्कार है। दूसरा, मैं गहलोत साहब के ट्वीट के ऊपर आऊंगा। गहलोत साहब ने जो ट्वीट लिखा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि गहलोत साहब उम्र की इस अवस्था में इतनी परिपक्व आयु और इतना परिपक्व राजनीतिक करियर जी लेने के बाद ऐसी भोलेपन की बातें कैसे करते हैं, इतनी मासूमियत की बातें। मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो पिछले 2 टेन्योर में भारतीय प्रधानमंत्री रहे और अभी पूर्ण बहुमत से फिर सरकार बनाने जा रहे हैं, उनको वो सलाह दे रहे हैं कि उनको जो है वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी छोड़ देनी चाहिए। भैया, राहुल गांधी जी को तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए और अब नहीं छोड़ देनी चाहिए। अब मैं माफी चाहता हूँ, वैसे कांग्रेस के साथी मेरे मोदी जी को मोदी ही कह रहे थे, लेकिन मैं तो मेरे पार्टी के संस्कार है, राहुल गांधी जी ही कहूंगा। तो राहुल गांधी जी को तो बहुत पहले राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी अशोक गहलोत जी के अनुसार। तो और क्या ये अशोक गहलोत जी राहुल गांधी जी को ही मैसेज देना चाह रहे हैं? क्योंकि जो 295 का दावा राहुल गांधी जी कर रहे थे, उससे तो आधी सीटें भी कांग्रेस की नहीं है आने वाली। तो क्या ये, मैं मानता हूं कि मोरल प्रेशर अशोक गहलोत जी इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी जी और अपने नेताओं पर ही क्रिएट कर रहे हैं कि उन लोगों को राजनीति छोड़कर औरों को अवसर देना चाहिए। दूसरा, खुद गहलोत जी इसका कितना अनुसरण करते हैं। जब वो सरकार में रहे, आपको तो पता है 28 सीटों के ऊपर छोड़ के गए थे राजस्थान के अंदर, और फिर आके मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो गए। अरे गहलोत जी, आप किसी को क्या ज्ञान देने लायक हो? तो देखिए, ये लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर हम बात कर रहे हैं। ये आंकड़े भी एक बार फिर से आंकड़े भी मैं दर्शा देता हूँ। ट्वीट को लेके जो बात, हाँ नहीं, आपने अपनी बात, आपने अपनी बात रख ली है। एक बार फिर मैं दर्शकों को आंकड़े बता देते हैं कि 543 में 543 के जो नतीजे और रुझान हैं, उसके अनुसार बीजेपी 292 पर है, उनको 61 सीटों का नुकसान है। इंडिया गठबंधन 233 सीट पर आगे है, जिसको कि 104 सीटों का फायदा है। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे थे जी, अपनी बात पूरी करें मनीष जी जल्दी से, फिर डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा थोड़ा। हाँ, हम लगातार उस बात पे चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस में भी 2 धड़े हैं और बीजेपी में भी 2 धड़े हैं। आप लोग इसको अपने अपने ढंग से इनकार कर सकते हैं, आप दोनों प्रवक्ता हैं, इसमें वो आपका राइट बनता है, लेकिन हमारा भी धर्म बनता है कि हम सवाल पूछेंगे। हमारे साथ एक परिपाटी है, ऐसे कोई धड़े नहीं है। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट की जो अगुवाई होती है उसी में चुनाव लड़ा जाता है। जो चुनाव संचालन समिति का जो चेयरमैन होता है उसी के संचालन में चुनाव लड़ा जाता है। और इस बार भी पूरी कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता, हर एक नेता ने सभी वही गाइडलाइन फॉलो की है, उसी अंतर्गत पूरे हर एक सीट पर प्रचार प्रसार किया है। ये तो कहने की बातें हैं कि 2 धड़े हैं, 3 धड़े हैं, 4 धड़े। सर, भाजपा में तो मुख्यमंत्री बनने के लिए कितने लोग थे उस टाइम? चलिए, तो ये तो बात कोई है नहीं कि 2 धड़े हैं। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड है और यूनाइटेड तरीके से चुनाव लड़ा है, और उसी का परिणाम है कि पिछले 10 साल का सूखा हमने आज समाप्त किया। चलिए, एक अब समय आ गया एक अंतिम कमेंट लेने का। मित्तल साहब, आप क्या कहेंगे? इस चुनाव, ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, ये करीब ऐसे ही रहेंगे? अब जितना समय हो गया, 2 बजने को आ गए हैं, कांग्रेस निश्चित रूप से काफी खुश होगी आज के दिन में, और खासकर जिस ढंग से उन्होंने गठबंधन भी बनाया, वो सारे लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही टैक्टिकल चुनाव था कांग्रेस के लिहाज से। यदि इस बार भी 25 के 25 बीजेपी को आती तो शायद कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता राजस्थान में। हम ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई वो काफी हद तक सफल है। उन्होंने 3 सीटों पर क्या नाम से समझौते में सीट शेयरिंग करी, सीकर करा, नागौर किया, बांसवाड़ा किया। तीनों सीटें मुझे लगता है कि क्या नाम से जिनको गठबंधन में दी गई, उनको वो तीनों वहां आगे चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर 3 सीट तो कह सकते हैं कि उनके गठबंधन के पास है, और जो दूसरी सीटें सामने आ रही हैं उसमें भी क्या नाम से वो आगे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि क्या नाम से कांग्रेस की रणनीति यहाँ सफल है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को सोचा था कि हम नया मुख्यमंत्री लाके एक परिवर्तन की हम एक कोशिश करेंगे और एक नया चेहरा लाएंगे, एक नई टीम राजस्थान में तैयार करेंगे। शायद मुझे लगता है कि क्या नाम से ऐसा हुआ नहीं। हम अभी क्या नाम से विकास भारत साहब बात कर रहे थे, यदि एक मैं बताना चाहता हूँ कि वसुंधरा राजे जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। यदि एक भी संसदीय क्षेत्र में जाके वसुंधरा राजे ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से यदि चुनाव प्रचार किया हो तो क्या नाम से भारत साहब बताएं। मुझे लगता है कि क्या नाम से उनका उपयोग ही नहीं किया गया।
उनका राजस्थान में नहीं और दूसरी जगह भी कहीं भी उनका उपयोग नहीं किया गया। उसके परिणाम हो सकता है कि क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी को, और हमने इसी प्रकार हम देखा चाहे राजेंद्र राठौर हो चाहे सतीश पूनिया को आपने चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा भेज दिया और आपने राजेंद्र राठौर को कहा कि आप सिर्फ चूरू तक सीमित रहिए। चूरू तक, जी। मुझे लगता है जिन नेताओं को क्या नाम सक्रिय किया जाना था उनको नहीं किया गया। चूरू में ही मैं उनसे मिला था जब मैं चूरू गया था। वीरेंद्र, मेरे पास 40 सेकंड है, लास्ट वर्ड क्या कहेंगे आपको, और क्या आपने बीजेपी में सुनाई देने वाला है अगले कुछ दिनों में? दिनों की बात करूं तो बाबा आप देखेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बीजेपी के तमाम जो नेता हो, कोई पदाधिकारी हो, सभी 25 सीटों का दावा कर रहे थे और तीसरी बार हैट्रिक बनाने की भी बात कर रहे थे। लेकिन ये दावे धरे के धरे रह गए। जिस तरीके से रुझान आ रहे इसमें आप देखेंगे कि चुनाव आयोग की मैं वेबसाइट देख रहा हूँ काफी समय से, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है ये है कि जो लगभग 8 ऐसी सीटें हैं जहां पे लगातार है वो कांग्रेस है, वो अधिक मार्जिन से, यानी आप देखेंगे अगर मैं गंगानगर सीट की बात करूं तो यहाँ पे 83,000 के लमसम है, वो यहाँ पे मार्जिन के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं 63 का मार्जिन आ रहा है चूरू सीट पे। तो जिस तरीके से ये मार्जिन देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो तमाम नेता हो, चाहे इसमें मुख्यमंत्री के जो योजनाएं हो, जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है राजस्थान की जनता के लिए, जो उनके डिसीजंस थे, कहीं ना कहीं जो ये 20 साल के बाद जो नेतृत्व बदलाव की जो एक परंपरा रही है बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता के लिए भी आपने देखा होगा कि उन्होंने जवाब दिया है। और टाइम नहीं है, नीरज 40 सेकंड। बाबा देखिए, चूरू में राहुल कस्वा जो है वो कांग्रेस से आगे हैं। दौसा में मुरारीलाल मीणा जो है इनकी जीत सुनिश्चित हो गई। झुंझुनू में ब्रजेंद्र ओला जो है वो आगे चल रहे हैं। करौली धौलपुर में भी कांग्रेस जो है अब यहाँ पर आगे आ गई है। नागौर में गठबंधन किया था, हनुमान बेनीवाल आगे आ गए। सीकर में सीपीएम के अमराराम जो है ये आगे आ गए हैं। तो निश्चित रूप से बांसवाड़ा में भी बीएपी के जो है वो आगे आ गए हैं। बाड़मेर में कांग्रेस के उम्मेदवार बेनीवाल वो आगे निकल गए हैं और रविंद्र भाटी को उन्होंने पछाड़ा है। और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जो है वो तीसरे नंबर पर चले गए हैं। तो निश्चित रूप से गंगानगर में भी कुलदीप इंदौरा जो है वो आगे आ गए। कांग्रेस पार्टी को काफी यहाँ पर गेंद होता हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी के लिए चिंता की बात है कि पिछले 2 बार से लगातार 25 की 25 सीटें जीतते आ रहे थे। अब की बार ऐसा क्या हुआ कि ये 14 और 11 जो है ये रुझान आ रहा है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मित्तल साहब आपका, नीरज आपका, मनीष जी आपका, विकास जी आपका, वीरेंद्र आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे पास इतना ही वक्त है। नमस्कार।